G7 की अहम बैठक में जब विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे पीएम मोदी की इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हुई तो दोनों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। मंच पर दोनों नेताओं ने काफी देर एक दूसरे से बात की और एक दूसरे का हालचाल जाना। दोनों नेताओं की इन तस्वीरों में भारत और इटली के बीच मजबूत होती आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी की वो झलक भी दिखी जो पीएम मोदी की अगुवाई में लगातार बढ़ रही है। इन दोनों नेताओं की तस्वीरें और वीडियो कई बार खूब वायरल भी हो चुकी है। दिसंबर 2023 में COP28 समिट में भी प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। दोनों नेताओं की सेल्फी इंटरनेट पर बहुत ज्यादा देखी गई, जिस पर लोगों ने खूब कमेंट किए। इससे पहले भारत आए इटली के प्रधानमंत्री ने मोदी को सबसे लोकप्रिय बताकर प्रशंसा की थी। Not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader. ऐसे में G7 समिट से पहले दुनिया के दो दिग्गज नेताओं की इन तस्वीरों के साथ ये समझना भी जरूरी है कि आखिर हाल के कुछ साल में भारत और इटली एक दूसरे के करीब क्यों हुए हैं। दोनों देशों के बीच जिस तरह दोस्ती मजबूत हुई है उसका दुनिया के लिए क्या मायने हैं और वैश्विक मंचों पर इटली भारत की भूमिका को इतना अहम क्यों मानता है। बात अगर भारत और इटली के व्यापारिक संबंधों की करें तो इटली में करीब 2 लाख भारतीय रहते हैं। भारत और इटली यूरोपीय यूनियन में व्यापारिक साझेदार हैं। भारत और इटली के बीच 1,25,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। मौजूदा समय में इटली की करीब 700 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। वहीं भारत की 140 से ज्यादा कंपनियां इटली में स्थापित हो चुकी हैं। साफ है कि कारोबार के लिहाज से भारत इटली के संबंध अहम हैं। वहीं दुनिया भर के मंचों पर भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए भी इटली भारत को साथ लेकर चलना चाहता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व कौशल और प्रशासकीय दक्षता को काफी पसंद करती है। मेलोनी ने पीएम को G7 सम्मेलन में आने के लिए तभी न्योता भेज दिया था जब देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। I think it was very precious to have you all here. इटली की मेजबानी में पीएम मोदी को चुनाव के समय ही न्योता दिया जाना मजबूत कूटनीतिक संबंधों की पहचान है, जिसका असर भारत और इटली के संबंधों पर भी दिखता है। वहीं इस बैठक से पहले इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को यूरोपीय यूनियन के चुनावों में बम्पर जीत मिली है। चुनावों में जीत के बाद मेलोनी G7 के सबसे लोकप्रिय नेताओं के तौर पर उभरी है। वहीं G7 की बैठक के लिए भारत को खास न्योता देकर उन्होंने दुनिया को एक बार फिर भारत की ताकत का एहसास कराया है। अब तक हम क्या सोचते थे, हमारा नैरेटिव ये था हम इससे इतने दूर है, हम उससे इतने दूर है, यानी हम इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। एक हमारा डिप्लोमेटिक भाषा में चलता था, मैंने कहा नथिंग टू डू। मेरी भाषा है कि हम कितने निकट है। तो दुनिया में कंपटीशन शुरू हुई कि भाई हम निकट कैसे जाएं इसके। पहले दूर रहने की कंपटीशन होती थी, बदल गया। तो सब लोग निकट आने की स्पर्धा चल रही थी। भारत के बढ़ते दमखम को दुनिया के शक्तिशाली देश भी मानते हैं। अब दुनिया भर के नेताओं के साथ भारत के रिश्ते इंडिया फर्स्ट की नीति पर बुने जा रहे हैं। इस बार की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा छाया रहेगा। इस युद्ध ने दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध पश्चिमी देशों के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी अच्छे हैं। लिहाजा पश्चिमी देशों और खासकर इटली के लिए भारत की भूमिका अहम है, ताकि G7 की इस बैठक में ऐसा कुछ समाधान निकले जो इस आयोजन को सफल बना सके। अगर ऐसा होता है तो पूरे यूरोप में मेलोनी का कद बढ़ना तय है। इटली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।
दुनिया भर के देश इन दिनों कई सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भले ही गाजा में हमास और इजराइल का युद्ध हो, यूक्रेन युद्ध के चलते स्थिति और भी मुश्किल हो गई है, रूस यूक्रेन युद्ध। ऐसे में लोकतांत्रिक तौर पर तीसरी बार जीते नरेंद्र मोदी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंदुस्तान, हमारा देश भले ही G7 का सदस्य न हो, लेकिन पूरे एशिया में सिर्फ भारत को ही बुलावा भेजा गया, जो अपने आप में काफी कुछ कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G7 के कई सदस्य देशों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बातचीत की, भारत के वैश्विक विकास के एजेंडे को दुनिया के सामने रखा और आउटरीच सत्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने AI के इस्तेमाल पर जोर दिया और विकास को वैश्विक बनाने पर बल दिया। इटली में G7 शिखर सम्मेलन उस वक्त हो रहा है जब दुनिया एक कठिन दौर से गुजर रही है। गाजा से लेकर यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। युद्ध के चलते दुनिया दो धड़ों में बटी हुई दिख रही है। इस वक्त G7 देश के कुछ देशों के सामने घरेलू चुनौतियां हैं और इसी साल अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में चुनाव भी होना है। लिहाजा दुनिया की बड़ी शक्तियां भी वैश्विक तौर पर एक मजबूत साथी की ओर देख रही है। यही वजह है कि G7 जैसे अहम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख बढ़ी हुई है। इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी का G7 सम्मेलन में भाग लेना काफी अहमियत रखता है और ये वर्ल्ड लीडर से पीएम मोदी की मुलाकात में साफ झलकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पूरी गर्मजोशी से पीएम मोदी से गले मिलते हैं और फिर बातचीत के लिए कुर्सी पर बैठने से पहले हाथ जोड़कर पीएम मोदी का अभिवादन करते हैं। ऐसी ही गर्मजोशी यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की और पीएम मोदी की मुलाकात में भी नजर आती है। दोनों नेताओं के बीच युद्ध के मौजूदा हालात पर भी बात होती है। वैश्विक चुनौतियों के दौर में पीएम मोदी की जेलेंस्की से मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि पीएम मोदी ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने दुनिया के हर मंच से युद्ध की मुखालफत की। बिना किसी लाग लपेट के युद्ध के खिलाफ दुनिया की एकजुटता की वकालत की। आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। G7 समिट के दौरान द्विपक्षीय बातचीत में एक अहम मुलाकात पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच रही। इस दौरान दोनों के बीच मेक इन इंडिया, डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस, एजुकेशन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई मुद्दों पर बात हुई। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाया जाएगा क्योंकि स्थिर वैश्विक व्यवस्था के लिए ये बेहद जरूरी है। प्रेसिडेंट मैक्रों बहुत ही अहम दोस्त है, न केवल प्रधानमंत्री मोदी के, भारत के भी, क्योंकि जब ऐसा वक्त आया था जब हमें रिपब्लिक डे इवेंट फंक्शन में चीफ गेस्ट की जरूरत थी, तो सबसे पहला जो कदम प्रेसिडेंट मैक्रों ने उठाया और लास्ट मिनट कंफर्म करते हुए भारत आए, वो दिखाता है कि भारत फ्रांस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जो स्टेटमेंट है और ट्वीट देखे अगर आप नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का, तो उसमें स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट, फर्दरिंग ऑफ टाइज, बायलैटरल ट्रेड, इन सब चीजों पर बातचीत हुई है दोनों लीडर्स के बीच। भारतीय प्रधानमंत्री को G7 का न्योता मिलना इस लिहाज से भी बेहद खास है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वहीं G7 लोकतांत्रिक देशों का संगठन है जिनकी दुनिया के शक्ति संतुलन में अहम भूमिका है। दुनिया के जीडीपी में G7 देशों का हिस्सा 40% है। दुनिया भर के व्यापार में
G7 की हिस्सेदारी 30 से 35% है। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं में G7 देशों का अहम प्रभाव है। आर्थिक नीतियों और सहायता कार्यक्रम में G7 देश बड़ी भूमिका निभाते हैं। दुनिया भर के शक्तिशाली देश ये मानते हैं, मौजूदा दौर में भारत को छोड़कर दुनिया के बड़े देशों के किसी मंच की कामयाबी संभव नहीं है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था G7 के 3 सदस्य देशों फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी है। इसके साथ ही IMF के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी रहेगी। यही वजह है कि भले ही भारत G7 का सदस्य नहीं है, बावजूद इसके उसे बार बार इस समिट में शामिल होने का न्योता मिलता है। वॉशिंगटन के एक थिंक टैंक रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि भारत हालिया सालों में G7 का स्थायी मेहमान देश बन गया है। भारत की बढ़ती साख का ही नतीजा है कि आज अमेरिका और रूस दोनों भारत को अपने पाले में रखना चाहते हैं, खुलकर भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। कल्पना भी नहीं कर सकता कि मोदी को भारत के राष्ट्रीय हित और भारतीय लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने या निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है, और ऐसा दबाव है, मैं जानता हूं। वैसे हम कभी उनसे इस बारे में बात नहीं करते। दुनिया को भारत की ताकत का एहसास है। ऐसे में लोकतांत्रिक तौर पर तीसरी बार जीते नरेंद्र मोदी की भूमिका काफी अहम हो जाती है। दुनिया भर के नेताओं से पीएम मोदी के मजबूत संबंध से भी भारत की साख लगातार बढ़ रही है। मोदी जी आए हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात हो गई है हम लोगों के लिए इस एरिया में, क्योंकि इस एरिया में लोग सिर्फ आते थे, डॉक्यूमेंट लेके निकलते थे। यहाँ पे कोई रहता नहीं था, क्योंकि इसको बहुत नीचे वाला एरिया माना जाता था ना। तो इसलिए इस एरिया में अगर वो आए हैं ना, तो शायद अभी आने वाले टाइम पे इंडियन को एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा, गवर्नमेंट को पता चलेगा कि इंडिया का पावर क्या है, ठीक है ना। वो मतलब हमारे लिए भी पॉजिटिव है, ये बहुत अच्छी चीज है। दुनिया के कुछ बड़े देशों में तनावपूर्ण संबंधों के चलते यूएनएससी का प्रभाव घटा है और G7 का प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि यूएनएससी में आमने सामने के टकराव की वजह से कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाता। ऐसे वक्त में G7 की बैठक में भारत के दबदबे और दुनिया में बढ़ती ताकत की झलक फिर से दिखाई दे रही है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत को लेकर तमाम देशों की उम्मीद और ज्यादा बढ़ी है। इटली से गीता मोहन के साथ आज तक।